दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 11 जुलाई का एनालिसिस। 12 को तो संडे था ही, ठीक है, एंड आज 13 है, तो इसलिए 11 का देख लेते हैं। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। सो व्हाट इज़ अ फिस्कल काउंसिल। नाम से समझ में आ रहा है एक काउंसिल जो फिस्कल वाली चीज़ों को देखेगी, ठीक है। तो फिस्कल काउंसिल आर इंडिपेंडेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग कमिटमेंट्स टू सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसिंग। कि जैसे अभी तो क्या होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो सरकार बोलती है कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट का बेसिक मतलब क्या है, जितना रेवेन्यू आया है एंड जितना उन्होंने खर्चा है उसमें मिस बैलेंस ना हो, ठीक है। तो जितना बढ़ेगा फिस्कल डेफिसिट तो उतना ही सरकार को वो फिर वो लोन्स के रूप में उसको मतलब दोबारा रीपेमेंट करके करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज एन एडिशनल बर्डन। तो फिस्कल काउंसिल किसके लिए है कि जो फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं ना उनको मतलब जो सरकार कहती है हम इस बार इतना टारगेट रखेंगे, इस बार इतना टारगेट रखेंगे, तो वो थोड़ा मतलब देखेगी फिस्कल काउंसिल कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और उसका इवैल्यूएशन करेगी, ठीक है। तो फिस्कल काउंसिल इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो कमिटमेंट स्ट्रेंथन करेगी टू सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग पब्लिक असेसमेंट ऑफ फिस्कल प्लान्स एंड परफॉर्मेंस। फिस्कल काउंसिल आर नाउ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फिस्कल apparatus ऑफ ओवर 50 कंट्रीज, मतलब और काफ़ी कंट्रीज में भी है ये, ठीक है। यूके में है, यूएस में है। सो कॉम्पोजिशन एंड हाउ शुड दे फंक्शन। जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस ने क्या बोला, रिकमेंडेड दैट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपके यहाँ फिस्कल काउंसिल थ्रू एन अमेंडमेंट इन द FRBM एक्ट, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो हम इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बताता है कि भाई अगर मतलब नेशनल सिक्योरिटी या इस तरीके का इमिनेंट थ्रेट ना हो तो आपको जो फिस्कल डेफिसिट के रूल्स है वो 0.5% से ज़्यादा आपको वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये FRBM एक्ट बोलता है एंड ये थोड़ा डेटरेंस दिखाता है, बताता है सरकार को कि आपको इतना नहीं एक्सीड करना चाहिए अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को। देन उसमें क्या होगा, उसमें नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा FRBM एक्ट में, तभी आप इसको बना सकोगे फिस्कल काउंसिल को। टू अंडरटेक एक्स एंटे असेसमेंट। एक्स एंटे असेसमेंट का क्या होगा कि बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस की सरकार क्या होता है शुरुआत में क्या बोलती है बजट में कि हम अपना 3.5% या फिर 3% मान लो हम अपना फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, पर क्या होता है बाद में पता चलता है कि 3.5% हुआ उनका टारगेट, ठीक है। मतलब 3.5% मतलब 0.5% एक्सीड कर गए वो अपना, ठीक है। तो जो अगर इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल होती तो वो बता देती कि भाई सरकार अभी कोविड चल रहा है, 3% तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो बता देगी पहले से ही। इसको एक्स एंटे असेसमेंट बोलते हैं कि जो फोरकास्ट कर रहे हैं ना, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली फीजिबल है भी या नहीं, ठीक है। तो मेन काम क्या होगा, टू अंडरटेक एक्स एंटे असेसमेंट ऑफ द बजट प्रपोजल एंड टू इंश्योर देयर कंसिस्टेंसी विद द फिस्कल पॉलिसी एंड रूल्स। सो द काउंसिल इज टू सपोजली एंड अपॉइंटेड एंड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी एंड उसके खुद का बजट होगा। फंक्शंस ऑफ काउंसिल इंक्लूड एक्स एंटे इवैल्यूएशन ऑफ द फिस्कल इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, ऑफ द बजट प्रपोजल विच इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ हाउ रियल द फोरकास्ट आर, कितना रियल है एंड देयर कंसिस्टेंसी विद द फिस्कल रूल्स, की वो रूल्स को अधर कर रहे हैं या नहीं, एंड एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रपोजल। जो बजट में बोलते हैं ना हम इतना पैसा इसमें लगा देंगे, इतना इसमें लगा देंगे, बाद में पता चले कि वो तो आपको फिर बोरो ही करना पड़ेगा, तो वो पहले ही बता देगी आपको। द पोस्ट एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन, जो बाद में इवैल्यूएशन है वो तो कैग ही करता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वही करते हैं। तो बट ये है कि एक्स एंटे जो असेसमेंट है वो फिस्कल काउंसिल किया करेगी। तो आप अभी आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन कैग के बारे में आप मुझे बताएंगे। सो व्हाई इंडिया नीड अ फिस्कल काउंसिल, क्योंकि हमारे यहाँ वेरियस सेस एंड सरचार्जेस होते हैं, तो ठीक है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट प्रोपोर्शन में लगते हैं, ठीक है। एंड देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट बेसिक स्पिरिट ऑफ डिवॉल्यूशन प्रोसेस शुड नॉट अंडरकट द क्लेवर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी काउंसिल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, अब दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना पता ही नहीं चलता व्हाट इज लेफ्ट हैंड डूइंग, राइट हैंड को नहीं पता और राइट हैंड क्या करे, लेफ्ट हैंड को नहीं पता, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जीएसटी काउंसिल के बारे में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल्सो फॉर स्टेट गवर्नमेंट लाइबिलिटी, ठीक है, भाई स्टेट गवर्नमेंट पे तो होता है जो आर्टिकल 293 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक होता है कि भाई स्टेट इतना इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकता, पर सेंटर पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा थोड़ा मतलब बता देगी फिस्कल काउंसिल। एंड क्या होगा कि अभी सेंटर क्या करता है कि एक्स्ट्रा बजटरी जो बोरोइंग्स है उन पे जाते हैं, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, FCI होगी, उनको बोल देगा कि भाई तुम बोरो कर लो एंड जो हम गारंटी है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती है। आजकल सरकार डायरेक्टली बोरो नहीं करती, इससे क्या होता है जो उनकी फिस्कल वाला जो चार्ट होता है ना उसमें वो डिपिक्ट ही नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता हम कितना ज़्यादा वो टारगेट को एक्चुअली एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज टाइम टू हैव ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक फिस्कल काउंसिल, ताकि ये सब चेक में रहे। तो कोविड-19 पैंडेमिक में ये क्यों रेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि अभी सरकार को और बोरो करना पड़ेगा एंड वो क्या होगा फिर वही अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोलेंगे, तो उससे फिर वो चीज़ें
और वर्सन होंगी एंड दिस विल मीन अ स्टीप राइज इन द डेप्थ। तो सरकार पे जो डेप्थ है वो बढ़ता रहेगा एंड मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी बदलते रहेंगे। एंड एक्सपर्ट कमिटीज़ भी हैं जिन्होंने बोला है कि भाई जो 2017 में एनके सिंह कमेटी, आपको थोड़ा पता ही होगा कि जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन भी एनके सिंह थे, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना ऐसी चीज़ें। तो 2017 में एनके सिंह कमेटी ऑन द रिव्यू ऑफ फिस्कल रूल्स में भी उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बिठाओ जो फोरकास्ट एंड एडवाइस करेगी सरकार को ऑन कि भाई ऐसी कंडीशंस हैं या नहीं जो आपने फिस्कल टारगेट्स अपने स्टेट किए हैं। इन 2018 डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव कमेटी ऑन फिस्कल स्टैटिस्टिक्स एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड कि भाई आप इस तरीके की फिस्कल काउंसिल लेकर आए टू प्रोवाइड हार्मोनाइज्ड फिस्कल स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस गवर्नमेंटल लेवल्स, ठीक है। एंड ओवरऑल जो पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट्स उनको भी बताएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, या आप ऐसे ही अंधाधुंध बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो वही 13 एंड 14 फाइनेंस कमीशन ने भी यही बोला था एंड इट इज़ हाई टाइम कि हम फिस्कल काउंसिल एस्टैब्लिश करें, ठीक है। तो बनेगी भी तो किस में बनेगी, FRBM एक्ट है उसके अमेंडमेंट से बनेगी, ठीक है। देन इज अबाउट लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइड ड्राफ्ट ऑन मिनिमम वेजेस। सो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है ना, वो ओवरटेक करती है जो भी ये लेबर कोड्स वगैरह अभी जो रिसेंटली आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि अभी हमें पता है कि 3600 हमारे यहाँ लेबर लॉस थे, ठीक है। तो उनको जो लेबर लॉस है ना सबको इकट्ठा करके लेबर कोड्स में उनको मतलब अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, 4 लेबर कोड्स होंगे, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो कौन से 4 कोड्स होंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो ये 4 लेबर कोड्स होंगे, ठीक है। तो लेबर मिनिस्ट्री तो जो लेटेस्ट ड्राफ्ट तो वैसे नवंबर 2019 में आएगा। द मिनिस्ट्री हैज़ चेंज वर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहले क्या था कि 9 आवर्स था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई 8 आवर्स होंगे, आपको 8 आवर्स काम करना पड़ेगा प्लस 1 आवर रेस्ट होगा। तो ये लेटेस्ट या मतलब ये अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन क्या होगा भाई, अभी इससे क्या होगा कि सेंट्रल अपना क्या होगा, एक फ्लोर वेजेस डिटरमाइन करेगी, ठीक है। सेंट्रल या फिर स्टेट, ठीक है, अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में, तो वो फ्लोर वेजेस डिटरमाइन करेगी कि भाई मिनिमम इतनी वेजेस आपको पर घंटा देनी चाहिए जो भी लेबर आपके पास काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो दूसरे जो लोग हैं ना वो अंडरपेड नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके पास भी एक वो होगी, उनको डेटरेंस होगी कि हम ऐसे ही मतलब चीप लेबर हम यहाँ अपने यहाँ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन क्या है भाई, इतनी कैलोरीज पर डे होनी चाहिए, मतलब खाने के लिए इतना हो, 66 मीटर ऑफ क्लॉथ पर ईयर हो, ठीक है। बच्चे एंड 2 चिल्ड्रंस को मतलब वो कर सके एंड 3 अडल्ट कंजप्शन यूनिट के इक्वल हो। हाउस रेंट एक्सपेंडिचर को देखेगी, फ्यूल को देखेगी, इलेक्ट्रिसिटी को देखेगी, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड उससे बताएगी कि भाई जो मिनिमम वेज है वो कितना होना चाहिए। व्हेन द रेट ऑफ वेजेस फॉर अ डे इज फिक्स्ड, अगर मतलब एक दिन के मान लो उन्होंने 200 रुपये फिक्स कर लिए, ठीक है। तो मान लो 100 रुपये फिक्स कर लिए, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, मान लो, ठीक है, मान लो 8 से डिवाइड कर देंगे, 240 रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो इसको क्या पता चल जाएगा कि पर घंटे इसको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। बंदे को 30 रुपीज़, तभी दिन का 240 रुपीज़ होगा। तो पता चल जाएगा कि भाई एक दिन से उसको डिवाइड कर देगी, तो बेसिकली फ्लोर वेजेस इतना हो जाएगा, ठीक है। एंड वेजेस फॉर एन आवर मल्टीप्लाइड बाई 26, फिर ये आर का मल्टीप्लाई बाई 26, इससे पता चल जाएगा कि उसको महीने में कितने दिन देने। अब 4 दिन तो छुट्टी भी तो होगी ना। एंड फिर इस तरीके से वो रेट ऑफ वेजेस डिटरमाइन करेंगे। सो अबाउट कोड ऑन वेजेस एक्ट, सो कोड विल अमेलगमेट, जो लेबर कोड आएगा ना इसमें ये जो चारों एक्ट है ना इनको अमेलगमेट करके एक लेबर कोड आएगा, ठीक है, जो लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगी। द वेज कोड यूनिवर्सलाइज द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम भी होंगे एंड टाइमली पेमेंट भी होंगे। इट इंश्योर राइट टू सस्टेनेंस टू फॉर एवरी वर्कर एंड इंटेंट टू इंक्रीज द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन। क्या होगा कि मिनिमम वेजेस अभी क्या है कि सिर्फ 40% लोगों को कवर कर रही है, ये चाह रहे हैं कि 100% ऑफ द वर्कफोर्स है वो हमारी प्रोटेक्टेड रहे एंड सबको इतनी अवेयरनेस हो कि भाई आपकी मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज की मिनिमम से मिनिमम आपका फ्लोर वेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोर वेज क्या होगा, वो देखेगी कि भाई मिनिमम लिविंग कंडीशंस क्या है ज़रूरी इंसान के लिए एंड एक्सटेंडेड क्वालिटी लिविंग कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। उस तरीके से वो अपना फ्लोर वेज डिटरमाइन करेगी, ठीक है। एंड तो वाइल फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करेगी, मतलब कोई भी अब मान लो ये 240 रुपये एक रूरल एरिया में तक तो ठीक है, पर वही चीज़ है दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 240 रुपीज़ पर डे इज़ नथिंग,
है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, नॉन मेट्रोपॉलिटन है या रूरल एरिया, उस तरीके से अपनी वेज डिटरमाइन करेगी। वेज में क्या होगा भाई, जो आपके तनख्वाह जिसे कह रहे हैं, ठीक है, फ्लोर वेज क्या होगा, ठीक है, कि बेसिक मतलब एक दिन के लिए सस्टेनेंस के लिए कितनी चाहिए। वेजेस में क्या हो जाएगा, सैलरी भी आ जाएगी, अलाउंस भी आ जाएंगे, मतलब किसी दिन उसके एम्प्लॉयर के यहाँ बेटा हुआ है तो वो बोनस भी दे दिया, तो ये सब चीज़ें आएंगी। पर इसमें वैसे बोनस तो नहीं होगा, बट अलाउंस वगैरह जो भी, जैसे डियरनेस अलाउंस, ठीक है, इस तरीके का जो वर्कफोर्स में दिया जाता है, तो वो सब आते हैं वेजेस में। द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज। तो जो फ्लोर वेज डिटरमाइन होएगी ना, तो जो मिनिमम वेजेस है उससे तो ज़्यादा ही ज़्यादा होने चाहिए। पेमेंट किस में कर सकते हो आप, कॉइन्स में, करेंसी में, चेक में, बैंक में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। या और वेज पीरियड क्या है, डेली भी आप पे कर सकते हो, वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन में या हर महीने। सो ऐसे डिटरमाइन करेंगे। एडवाइजरी बोर्ड्स क्या होंगे, अब सेंट्रल स्टेट अपने अपने एडवाइजरी बोर्ड भी बिठाएगी, ठीक है। इसमें सेंट्रल के एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई, ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन होगा, यही सब होंगे। फर्दर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी वुमेन। तो वुमेन को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सच थिंग्स। एंड बोर्ड विल एडवाइज द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस इश्यूज लाइक फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ठीक है। तो वही ना जो अभी यहाँ पे आया था, हाँ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, तो इसके ये एक्ट भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इक्वल रिम्यूनरेशन का क्या मतलब है, मेल और फीमेल को इक्वल ही, अगर सेम जॉब करे तो इक्वल उनको पेमेंट देनी चाहिए। तो उसके लिए विमेन की रिप्रेजेंटेशन होना थोड़ा ज़रूरी है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन राजस्थान एजुकेशन गाइडलाइंस इर्क NCPCR, ठीक है, तो उनको बड़ी खिज मच गई है इससे NCPCR को। क्यों, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट नई गाइडलाइन लेके आई है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, उसको 2009 को, उसको तुम वायलेट कर रही हो, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट की गाइडलाइंस है वो क्या कह रही हैं कि जो RTE के तहत एडमिशन्स होंगे ना, वो क्लास 1 एंड अबव से होंगे, ठीक है। पर क्या है कि लॉ प्रोविजंस क्या है, तो इन्होंने क्या हुआ, जो प्री स्कूलर्स है, नर्सरी LKG के बच्चे, उनको तो गिना ही नहीं, पर RTE तो इनको भी गिनता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो नर्सरी क्लासेस वालों के रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो RTE ने उनकी कान खींच दिए इस चीज़ से रिलेटेड। सो दिस इज द कंट्रावेंशन ऑफ द RTE एक्ट 2009, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स को एटलीस्ट क्या होता है इसके तहत कि आपको 25% के, एटलीस्ट मान लो 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25% आपको वीकर सेक्शन के बच्चे लेने पड़ेंगे, या फिर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के, एंड उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी पड़ेगी 14 साल तक, 6 to 14 years। सो द गाइडलाइंस ऑल्सो वायलेट RTE इन सो फार दैट रिकमेंडेड द एज ऑफ एडमिशन टू बी 5 years और अबव, बट लेस देन 7 years एज ऑफ 31 मार्च 2020। तो ये जो राजस्थान सरकार है ना, तो उसने ये भी बोला कि 7 साल से ऊपर के बच्चों को लेंगे, तो वही है ना, 6 to 14 years है RTE के अकॉर्डिंग, तो वो इन्होंने वो भी वायलेट की। सो हाउएवर देयर इज नो सेंट्रल लॉ फॉर सच रिस्ट्रिक्शन एंड मेल एंड फीमेल चाइल्ड ऑफ एज 6 to 14 years कैन सीक एडमिशन। तो सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग तो 6 to 14 है, पर स्टेट अपना अपना अलग अलग से कुछ करती हैं, तो सेंटर का हमने देखना है। पावर ऑफ NCPCR क्या है, जो ये नेशनल कमीशन है, ये क्या कर सकती है, ये इंक्वायर कर सकती है अगर कोई कंप्लेन कर रहा है, पेरेंट वगैरह सम्मन कर सकते हैं, इंडिविजुअल को बुला सकते हैं, डिमांड कर सकती है एविडेंस का, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठा सकती है, रिट पिटीशन, एक पिटीशन ले जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे कि देखो भाई इन्होंने क्या कर दिया। अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, रिकमेंड इंटरिम रिलीफ फॉर दोज हु अफेक्टेड, मतलब उनको टेम्परेरीली रिहैबिलिटेशन करा देंगे उनका। सो ये क्या है, कमीशन फॉर, ये कब सेटअप हुई थी, 2007 में, अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, अब चाइल्ड आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कमीशन का क्या मैंडेट है, टू इंश्योर ऑल लॉ पॉलिसीज या प्रोग्राम्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और जो UN कन्वेंशन में है ना, वो उनकी कॉन्सोनेंस में होने चाहिए। कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसमें चेयरपर्सन होगा इन 6 members ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी विमेन, ठीक है। चेयरपर्सन प्लस 6 members, टोटल 7 members, जिसमें से 2 विमेन होनी चाहिए। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 years। मैक्सिमम एज तो चेयरमैन की तो 65 years एंड बाकी मेंबर्स की 60 years होती है, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर RTE। देन चाइना US इन न्यू स्पैट ओवर उइगुर्स क्रैकडाउन। तो अभी चाइना ने, अभी USA ने क्या बोला कि वहाँ के जो वीज़ा बैन, बोला था USA ने कि भाई हम वीज़ा बैन करा देंगे, ठीक है, एंड जो एसेट से फ्रीज करा देंगे अगर दिख गया हमें कोई उइगुर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो अभी जो चेन क्वांगो है, कम्युनिस्ट पार्टी चीफ है जिनजियांग के, उनका करा दिया, ठीक है, वीज़ा बैन। चाइना ने कहा टिट फॉर टैट करेंगे, देख लो अपना। सो अभी ये टेंशन दोबारा से रेज कर रही है, ठीक है। एंड वही जो US ने देखा कि भाई UN ने देखे होंगे कई रिपोर्ट्स की भाई उइगुर्स के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें देख रहे हैं, एंड अगर दोबारा
से कोई करता दिख गया तो हम उसके एसेट फ्रीज कर देंगे, वीज़ा बैन लगा देंगे, ठीक है। तो चाइना क्या कहता है, नहीं हम तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बहुत नोबल इंसान हैं एंड वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग हथियार उठा रहे हैं चाइना के खिलाफ, तो हम उनका अच्छे खासा पढ़ाई करा रहे हैं। तो वो जो पढ़ाई है वो यूएन ने देखा तो इसीलिए यूएस ने इंटरफेयर किया इसमें एंड बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम्स है वहाँ पे उनको टॉर्चर एंड एब्यूज़ करने को मिल रहा है एंड जो उनके कल्चर एंड एथनिसिटी है उसको इरेज करने की बात चल रही है। सो हु आर उइगुर्स? उइगुर्स आर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो मुस्लिम है और माइनॉरिटीज़ हैं जो जिनजियांग प्रोविंस में है, ठीक है। तो आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन है जिनजियांग प्रोविंस के बॉर्डरिंग नेशंस बताना। एक बार मैप को दोबारा से जाके देख लेना। दे क्लेम क्लोजर टाइज, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो टर्की है ना, हमारे वहाँ से क्लोजर टाइज है। मुस्लिम जितने भी होते हैं वो टर्की वहाँ, क्योंकि वहाँ पे उनका ऑटोमन एम्पायर था पहले, ठीक है, वहाँ पे उनकी क्लोज रिलेशंस होते ही हैं। तो दे क्लेम क्लोजर रिलेशंस टू टर्की एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज रादर दैन टू चाइना। चाइना क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि जिनजियांग एक तो वहाँ पे वो बस गए उइगुर जाके, और ऊपर से जिनजियांग में इतना ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं, ठीक है, एंड इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है कि ये तो हमें यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे चाइनीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बैठ रहे हैं वहाँ पे, मतलब एस्टैब्लिश हो रहे हैं एंड फिर इनको उइगुर्स उनके खिलाफ बोलते हैं या फिर जो भी मतलब अपने मतलब ओपिनियन अगेंस्ट फॉर्म होता है, तो इसीलिए वो उनको फिर वो स्पैट होता है एंड फिर चाइना तो ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट ही काम करेगा, ठीक है। तो जिनजियांग का वैसे इन्होंने बता ही दिया, शेयर 8 का कंट्रीज विद 8 कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, तो वो बता ही दिया इन्होंने। सो ओवर पास्ट डेकेड्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज़ कम टू जिनजियांग, ठीक है, क्योंकि क्या है कि हान चाइनीज़ काफ़ी सारे आए जो बेटर जॉब्स एंड वो सब देखने के लिए, एंड फिर क्या होगा कि उइगुर्स को लगा कि हमारे तो धंधा चला गया, हमारा लाइवलीहुड चला गया एंड उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, इसलिए क्या हुआ, वायलेंस हुई वहाँ पे 2009 में। हमेशा ऐसे ही होता है, जब दिखेगा आपको लाइवलीहुड जा रहा है तो वायलेंस हुआ एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, ठीक है, जहाँ पे 200 के आसपास हान चाइनीज़ मारे गए एंड इन द रीजन कैपिटल उरुमकी, ठीक है, जो जिनजियांग कैपिटल है वो उरुमकी है, एंड वायलेंट इंसिडेंट्स होते रहे। बीजिंग ने भी बोला कि भाई जो उइगुर्स है ये बहुत खतरनाक है और ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, ठीक है, तो इसीलिए हम इनका मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसको बंद कराना चाहते हैं, इसलिए चाइनीज़ पॉलिसी इनके खिलाफ जा रही है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि उइगुर्स दे आर अ कंप्लीट थ्रेट टू चाइनीज़। सो दिस वॉज द मेनली फंडा। तो उइगुर्स का पता चल जाए तो जिनजियांग प्रोविंस का माइनॉरिटी कमिटीज़ है, मुस्लिम माइनॉरिटी कमिटीज़। देन इज अबाउट हागिया सोफिया। सो ये क्या है? इट वॉज ये देखो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप, ठीक है, टर्की में है ये। इट वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एज अ कैथेड्रल इन चाइनीज बिजाटियन एम्पायर बट वॉज कन्वर्टेड इनटू मोस्क। तो पहले कैथेड्रल था, ठीक है, चर्च था, फिर इसको मोस्क में बनाया गया आफ्टर द ऑटोमन कन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, ठीक है। तो क्या है? हिस्टोरिक हाउस ऑफ वर्शिप लोकेटेड इन इस्तांबुल, टर्की की कैपिटल है ये। मतलब चाइनीज़ और मुस्लिम्स दोनों ही इसको एडमायर करते हैं, प्रे करते हैं यहाँ की। 1935 अर्ली स्टेट्स ऑफ मॉडर्न सेक्युलर टर्किश अंडर मुस्ताफा केमेल बिकेम, मतलब इसको म्यूजियम बना दिया था। अब वो बोल रहे कि आपने म्यूजियम बना दिया, वो इलीगल है, मुस्लिम म्यूजियम नहीं बनाना चाहिए। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्डिंग देख लो, बहुत सुंदर बिल्डिंग है एंड इससे थोड़ा आपको अयोध्या डिस्प्यूट का थोड़ा होना चाहिए कि भाई ज़रूरी नहीं है, देखो एक चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट रहना एंड मतलब लोगों का मार धाड़ करना, यहाँ पे भी तो लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली वी शुड बी टॉलरेटेड, ठीक है, मतलब इंसान वही होता है ना, हम जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इट सिग्निफाइज कि हमें थोड़ा दूसरे रिलीजन्स की तरफ टॉलरेटेड इन अ पॉजिटिव सेंस होना चाहिए कि दे ऑल्सो शेयर द सेम एयर, दे ऑल्सो शेयर द सेम लैंड एंड दे हैव द सेम राइट एज आर्स, सो वी मस्ट नॉट बी डोमिनेटिंग ओवर द अदर्स, ठीक है। ये दोनों ही रिलीजन्स पे बात है, ये नॉट ऑन सिंगल रिलीजन। सो वी मस्ट टीच इट टू आवर यंगर जनरेशन ताकि उनके दिमाग में इस तरीके का जहर ना भरे। देन इज अबाउट असीम पोर्टल। असीम पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, उन्होंने लॉन्च किया असीम पोर्टल। असीम की फुल फॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो आत्मनिर्भर है, ठीक है, जो स्किल्ड वर्कर्स है ना उसमें जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या है वो मैपिंग करेगा। क्या होगा कि बता देगा भाई राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पे कितने लोग मिल रहे हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अब कोविड करके स्किल्ड लोगों की काफ़ी सारी जॉब चली गई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असीम पोर्टल विल प्रोवाइड एम्प्लॉयर्स अ प्लेटफॉर्म टू असेस अवेलेबिलिटी एंड उनके देख लेंगे कहाँ पे कितने अवेलेबल है, उस तरीके के हायरिंग प्लान्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, याद रखना, ठीक है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स का है।
इंडिया ग्लोबल वीक 2020, तो ये क्या है, एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है इंडिया इंक का, लंदन बेस्ड मीडिया हाउस, ठीक है। तो वो री एनर्जाइज करना चाहते हैं सारे वर्ल्ड को एंड इग्नाइट ऑप्टिमिज्म कि भाई चलो कोई नहीं, कोविड आ गया चला गया, अब हमें आगे का टारगेट अचीव करना है, हमें एक बेहतर जिंदगी एंड बेहतर वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर एंड थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो एक्शन ओरिएंटेड फोकस बाय गिविंग फोरम द ग्लोबल डेलिब्रेशन फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू बिजनेस, ठीक है। तो वही मतलब जो अभी सब चीज़ें डिस्टर्बेंस चल रही है ना, उसको हटा के दे आर लुकिंग कि भाई लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है। एंड दे मस्ट मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें फॉर रीबिल्डिंग द नेशन। Then is about National Fish Farmers Day 2020, observed on 10th July every year in the honor of scientist Dr. K.H. Alikhuni and H.L. Chaudhary. So इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जैसे हाइपोफाइजेशन बोला जाता है कि भाई आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई थी उन्होंने इन द इंडियन मेजर कार्प्स, ठीक है। हमारे यहाँ की कौन सी हैं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, इंडिजिनस काटला, रोहू एंड मृगल, ठीक है, ये तीनों मछलियाँ हैं। सो इंडिया द मेजर कार्प्स काटला, ठीक है, जिसे काटला बोला जाता है, रोहू लैबियो रोहिता, मृगल सिरिनस मृगाला, दे आर द मेन स्टे ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर में मिलती हैं एंड ये मोस्ट प्रेफर्ड फार्म फिश है बिकॉज क्योंकि जल्दी ग्रो हो जाती है एंड कंज्यूमर ज़्यादा मजे लेके इनको खाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट, तो रोहू कतला एंड मृगाल के बारे में याद होना चाहिए, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 जुलाई को मनाया जाता है। देन इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, तो इनिशिएटिव किसका है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, टू इंस्पायर एंड सपोर्ट इंडियन सिटीज़ टू क्विकली इंप्लीमेंट साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इन रिस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 की भाई साइकिल मतलब अब इनको दिख रहा है कि भाई कोविड-19 हो रहा है एंड व्हाट द हार्म वी आर डूइंग टू नेचर, सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द ओल्ड थिंग्स जो हम मतलब फेज आउट कर चुके हैं। साइकिल अब किसके घर में होते हैं, तो ये दोबारा से इस तरीके की सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसे स्मार्ट सिटीज़ लेके आएंगे जहाँ पे लोग साइकिलिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, मतलब बड़े रोड्स हो, फुटपाथ प्लस साइकिलिंग दोनों के लिए हो, ठीक है। तो दिस चैलेंज एम्स टू सिटीज टू कनेक्ट देयर सिटीजन्स एज वेल एज एक्सपर्ट टू डेवलप अ यूनिफाइड विजन टू प्रमोट साइकिलिंग। तो ये कौन सी सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये है उसमें। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। इट वॉज इंपॉर्टेंट कि भाई साइकिल्स फॉर साइकिल्स चेंज तो को ज़्यादा से ज़्यादा पुशटिंग कौन सी मिनिस्ट्री हैं एंड आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो क्वेश्चन पूछे ज़रूर आंसर करिएगा एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।